नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ओशन एकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी T20 जीके धमाका सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं तैयारी शुरू MCQ से और देखते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है वह आपको बताना है कि भारतीय संविधान के तहत कौन सा ऐसा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। आपके ऑप्शंस आर्टिकल 63, आर्टिकल 164, आर्टिकल 66 या फिर आर्टिकल 156। तो ये जो है वो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर। यहाँ पर मैं दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो पार्ट 6 जो है वो डील करता है भारतीय संविधान का स्टेट के मैटर से। और यहाँ पर इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका आर्टिकल 164, यानी कि आपका ऑप्शन बी। ये जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कितना जो है वो परसेंटेज नहीं बढ़ना चाहिए इनका। आपके ऑप्शन है 10%, 15%, 20% या फिर 5%। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसी कोई लिमिट जो है वो फिक्स नहीं थी, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो एक अमेंडमेंट की गई, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। और उसके बाद से जो है वो ये आपका ऑप्शन बी, यानी कि 15% से ज़्यादा जो है वो ये स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का जो एक प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों कनाडा, UK, USA या फिर आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, ये जो प्रावधान है ये लिया गया है दोस्तों USA से। आपका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि USA। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके लिए यहाँ पर आपको दोस्तों पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से कौन सा भाग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। ये आपको बताना है पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 या फिर पार्ट 7। तो चलिए दोस्तों एक बार ऐसे जनरल मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 4 है वो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आपको देखने को मिलेगा। ये जो है वो पार्ट 4 का हिस्सा है। पार्ट 5 की यदि बात करें दोस्तों, तो पार्ट 5 जो है वो डील करता है यूनियन के साथ। यूनियन के जितने भी मैटर्स हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सभी इसमें आ जाते हैं। 52 आर्टिकल से लेकर 151 आर्टिकल तक इसमें जो है वो रहता है। साथ ही साथ दोस्तों पार्ट 6 की यदि बात कर ले, मैंने आपको बताया कि पार्ट 6 जो है वो डील करता है स्टेट मैटर से। 152 से 237 आर्टिकल तक ये जो है वो डील करता है स्टेट। पार्ट 6 को जो है वो विभाजित किया गया है। और पार्ट 7 की यदि बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या आता है, इसमें आती हैं स्टेट्स इन बी पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो ये जो है वो आपको पार्ट वाइज मैंने आपको बता दिया। और आई होप कि आपको अभी आइडिया भी जो है वो लग गया होगा कि कौन से पार्ट में यहाँ पर जो है वो पावर और जुरिसडिक्शन की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि पार्ट 5। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ते हैं। आपको बताना है संविधान जो है भारत का, उसके कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के तहत जो है वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है। आर्टिकल 18, 17, 15 या फिर 14। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 18 है ये बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। आर्टिकल 17 की यहाँ पर मैं बात कर लूँ दोस्तों, आर्टिकल 17 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर है। आर्टिकल 17 के अंदर जो है वो दिया गया है कि ये जो है वो एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ दोस्तों बात कर लूँ मैं आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स
रिलीजन या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ दोस्तों आर्टिकल 14 यहाँ पर ऑप्शन डी था आपका, तो आर्टिकल 14 जो बात करता है ये करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल जस्टिस टू लॉ के बारे में। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर राज्यसभा कैन विदहोल्ड मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ। राज्यसभा कब तक जो है वो मनी बिल को विदहोल्ड कर सकती है। मनी बिल से जो डील करता है आर्टिकल वो है आपका आर्टिकल 110। और राज्यसभा कितने समय के लिए इसको विदहोल्ड कर सकती है ये आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 14 दिन। जी हाँ दोस्तों, 14 दिन तक जो है वो राज्यसभा विदहोल्ड कर सकती है। और इसमें अगर राज्यसभा कोई अपना सुझाव देती है तो ये जो है वो बाइंडिंग नहीं होता लोकसभा पर, क्योंकि लोकसभा के पास इसकी मनी बिल की जो है वो पावर रहती है। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन बाय हुम इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में जो है वो कौन लेता है डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन का। तो आपके ऑप्शंस है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्पीकर। यहाँ दोस्तों स्पीकर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होते हैं उनके जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके बारे में निर्णय लेता है। और जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है दोस्तों ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूएस पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। डाइट, सेनेट, कांग्रेस या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स। तो डाइट जो है वो ये है जापान की पार्लियामेंट को जो है वो डाइट कहा जाता है। डाइट जो है वो जापान की पार्लियामेंट को कहा जाता है। सेनेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है। कांग्रेस जो है वो यूएस की पार्लियामेंट को कहा जाता है। और हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं यूके की पार्लियामेंट को। तो यहाँ पर आपको अपना सही जवाब मिल गया होगा। आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कांग्रेस। अगले क्वेश्चन पे अब दोस्तों हम बढ़ते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने जो है वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दी गई हैं 5, 7, 9, 10। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 6, क्योंकि पहले जो है वो 7 थे लेकिन अब जो है वो 6 रह गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो डिलीट कर दिया था, अब 6 ही फंडामेंटल राइट यहाँ पर रह गए हैं। आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज द ऑर्डिनेंस रिमेन्स इन फोर्स। आपको ये दोस्तों बताना है कि जो अध्यादेश लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा वो जो है वो कितने समय तक जो है वो फोर्स में रहता है, कितने समय तक जो है वो इसका प्रभाव है वो रहता है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 1 महीना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6 महीना। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 123 में जो है वो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस की बात की गई है संविधान में के लिए, यानी कि सेंटर के लिए। और जो स्टेट की यदि बात की जाए तो ये स्टेट में गवर्नर जो लागू करता है ऑर्डिनेंस वो आता है आपका आर्टिकल 213 के तहत। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से कौन सा आर्टिकल डील करता है। आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 66 या फिर आर्टिकल जो 65 है आपका, इनमें से कौन सा करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 66। और बात कर लें दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो मैंने आपसे पूछा है, आर्टिकल 64 का यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 64 जो है वो दोस्तों इसके तहत जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का दर्जा जो है वो दिया जाता है आर्टिकल 64 के तहत। अगला क्वेश्चन दोस्तों जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। किस आर्टिकल से, किस अनुच्छेद से जो है वो ये संबंधित है जॉइंट सिटिंग। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों आर्टिकल 109, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110 और आर्टिकल 112। तो बात कर ले दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 109 किस चीज़ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 109 जो बात करता है दोस्तों ये बात करता है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल का जो एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए उसके बारे में आर्टिकल 109 बात करता है। आर्टिकल 108 जो है वो दोस्तों बात करता है, ये बात करता है आपका जॉइंट सिटिंग के बारे में। आर्टिकल 110 जो बात करता है ये बात करता है मनी बिल के बारे में। और आर्टिकल 105 जो है वो बात करता है पावर एंड प्रिविलेजेस जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट
पार्लियामेंट को और उनके मेंबर्स और कमेटी को मिलते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको दोस्तों आपका सही आंसर अब मिल ही गया होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों जॉइंट सिटिंग का 108 आर्टिकल में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नोटा कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, ये आपको बताना है। 2012, 13, 2016 या फिर 2010 में। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नोटा को पहली बार लाया गया था दोस्तों, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है। नोटा को लाया गया था दोस्तों 2013 में। और कब लाया गया था? असेंबली इलेक्शन जब थे राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में, ताकि जो वोटर्स हैं उनको एक और चॉइस मिल सकेगी। यदि उनकी पसंद का कोई कैंडिडेट कोई नहीं है तो वो नन ऑफ दी अबव वहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो 2013 में जो है वो ये नोटा लाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में किसकी रिकमेंडेशन पर जो है वो लिया गया था? शांताराम कमेटी, शाह कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी या फिर स्वर्ण सिंह कमेटी। इसका सही आंसर दोस्तों ये क्या होगा? इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करें दोस्तों, ये आती हैं आपकी आर्टिकल 51A में। 51A में इनकी जो है वो बात की गई है। पार्ट कौन सा आता है ये दोस्तों? पार्ट 4A। जी हाँ, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 51A, ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। 1976 में इनको जो है वो रिकमेंड किया गया और ज़रूरत का पड़ी इंटरनल इमरजेंसी जो थी 1975 की, उसके दौरान जो है वो इनकी ज़रूरत पड़ी। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जी हाँ दोस्तों, अमेंडमेंट्स दोस्तों बहुत ज़रूरी होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो लिया गया था। और उसके बाद जो है वो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी थी दोस्तों, उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना था 86, उसकी जो आधार पर जो है वो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको ऐड किया गया था। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी दोस्तों, वो थी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू एजुकेशन, उससे संबंधित थी। और 6 से 14 साल के बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है उसका हक है, इसकी उसमें बात की गई थी। और बात यहाँ पर कर ले दोस्तों, रिकमेंड किसने किया था? तो रिकमेंड जो है वो ये किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन इंटर स्टेट काउंसिल को जो है वो सेटअप किया गया? सरकारिया कमीशन, खोसला कमीशन, मुखर्जी कमीशन या फिर कपूर कमीशन, ये आपको दोस्तों बताना है। जो बात की गई है दोस्तों इसकी इंटर स्टेट काउंसिल की, वो की गई है, आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 263 में जो है बात की गई है। सरकारिया कमीशन ने जो है वो इसको रिकमेंड किया था इंटर स्टेट काउंसिल को, और ये जो है वो 28 मई 1990 को जो है वो ये रिकमेंडेशन दिया था। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्पीकर जो है वो आस्क कर सकता है मेंबर को कि वो स्टॉप करे बोलना, और अदर मेंबर को जो है वो अलाउ कर सकता है कि वो बोले। तो इसके लिए जो एक टर्म बनाई गई है वो क्या है, आपको बताना है। क्रॉसिंग द फ्लोर, यील्डिंग द फ्लोर, रोटेटिंग द फ्लोर या टर्निंग द फ्लोर। सही आंसर यहाँ पर दोस्तों आपको इसका मैं बता दूं तो ये है ऑप्शन बी, यील्डिंग द फ्लोर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में स्पीकर के पास कई पावर जो है वो दी गई हैं, और उनमें से एक पावर ये भी है कि ये किसी मेंबर को जो है वो बोलने से रोक सकता है, और दूसरे मेंबर को उस दौरान जो है वो बोलने के लिए अलाउ कर सकता है, जिसे यील्डिंग द फ्लोर जो है वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से वो डील करता है? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या फिर पार्ट 6। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डीपीएसपी के बारे में बता दूँ। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो दिए गए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड है, यहाँ से इनको लिया गया है। और ये डायरेक्टिव्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, और ये जो है वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में जो है वो ये एनफोर्सेबल नहीं होते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पार्ट की यहाँ पर दोस्तों बात कर ले तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी है? ड्यूरेशन फाइनेंशियल इमरजेंसी की, पहली बारी में 1 मंथ, पहली बारी में 2 मंथ, पहली बारी में 6 मंथ या फिर पहली बारी में 1 साल तक जो है वो ये लगाई जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि पहली
पहली बारी में ये 2 महीने तक ये रहती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर ले दोस्तों, तो भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है। आर्टिकल जो इससे डील करता है दोस्तों वो है आर्टिकल 360। साथ ही साथ दोस्तों जो नेशनल इमरजेंसी से आर्टिकल डील करता है वो है 352, और स्टेट इमरजेंसी से जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 356। तीनों ही आर्टिकल इमरजेंसी के बहुत ज़रूरी हैं, आप इनको ज़रूर जो है वो ध्यान में रखिएगा, याद इनको ज़रूर रखिएगा। अब बारी है हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आपको बताना है सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, या फिर आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, या फिर आर्टिकल 19 को जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपको सही आंसर दोस्तों यहाँ पर बताना था। और ये जो राइट्स हैं दोस्तों, इनको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि ये जो राइट्स हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये ह्यूमन राइट्स हैं और गिफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए इनको जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और ये राइट्स हैं दोस्तों आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो राइट्स आते हैं, यानी कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो कोर्ट ने माना था कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो रहने चाहिए एनफोर्स, ये जो है वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा जो धमाका सीरीज़ है T20, इसका लास्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, प्रेसिडेंट यदि रिज़ाइन करना चाहता है तो वो किसे रिज़ाइन दे सकता है, ये आपको बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर होम मिनिस्टर को। इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को, यानी कि एक दूसरे को जो है वो ये रिज़ाइन दे सकते हैं। ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रावधान किया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि जो प्रेसिडेंट का रिमूवल है वो 2 ग्राउंड पे बताया गया है, इम्पीचमेंट पे या फिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट होगी इसकी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, और पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो ये पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाता था, तो जाता है, ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों कोई भी प्रेसिडेंट आज तक जो है वो इम्पीच नहीं किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ये चीज़ भी आप नोट डाउन रखिएगा, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी। आई होप कि आप लोगों को जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो टॉप T20 जीके धमाका सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग टॉपिक से यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। और आज की हमारी इस वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे एक मोटिवेशनल कोर्स से कि टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। जी हाँ, एक चाइनीज़ कहावत है ये कि जो टीचर हैं वो आपके लिए सिर्फ दरवाज़ा खोल सकते हैं, लेकिन आपको खुद उसमें घुसना पड़ेगा। और यही चीज़ दोस्तों मैं आपको भी कहता हूँ कि आप बीइंग स्टूडेंट आप मेहनत करिए, आपके लिए जो गाइडेंस है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेहनत जो है वो दोस्तों आपको खुद को करनी पड़ेगी। आपकी अपनी मेहनत है, आप कितना जो है वो करते हैं और कितना आगे जो है वो जा पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ एंड करता हूँ मैं आज की अपनी वीडियो को। सब्सक्राइब अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।